नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, ये बड़ी खबर देहरादून से है, जहां एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जी हां, कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एक हफ्ते और कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 8 जून तक ये कर्फ्यू अब और लागू रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू में हफ्ते में 2 दिन दुकानें खुलेंगी, इसकी इजाजत दी गई है। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये दुकानें खुल सकेंगी। साथ ही 1 जून को स्टेशनरी की दुकानें खुलेंगी, इसकी परमिशन भी दी गई है। साथ ही आपको बताते चलें कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान ये तमाम चीजें खुली रहेंगी। एक हफ्ते और कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक दुकानों को खुलने की इजाजत है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अब एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन को यानी कि कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है, जिसके साथ ही ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जहां सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक तमाम दुकानों को खुलने की इजाजत होगी, लेकिन इस बीच भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बाजारों में जाते हैं तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेकर देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, क्या कुछ सख्ती इस दौरान रहेगी? क्या कुछ नया इस एक हफ्ते के लिए लागू किया गया है? बताइए। मीनाक्षी, कुछ एक परिवर्तन सरकार ने नई जो एसओपी है उसमें किया है और जो पहले से पाबंदियां लगी हुई थी लगभग वो पाबंदियां बरकरार रहेंगी। हालांकि उत्तराखंड में जो मामले हैं उनको देखते हुए प्रदेश सरकार ने, क्योंकि मामले कम हुए हैं, तो एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को और बढ़ाया है। 8 जून तक अब प्रदेश में जो कोरोना कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। इस बार सरकार ने कर्फ्यू के दौरान कुछ मामलों में हालांकि छूट जरूर प्रदान की है। अब जो हफ्ते में 2 दिन दुकानें खुलेंगी, 1 जून और 5 जून को यहाँ परचून की दुकानें खोली जाएंगी, जिसका समय भी निर्धारित किया गया है कि सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खुली रहेंगी। अभी तक सिर्फ हफ्ते में 1 दिन खुला करती थी। 1 तारीख को स्टेशनरी की किताबों की जो दुकान है, स्टेशनरी से रिलेटेड जो दुकानें हैं, उनको भी खोलने का निर्णय लिया गया है और बाकी जो अन्य पाबंदियां अभी तक लगी हुई थी बरकरार हैं, वो वैसे ही चलती रहेंगी। कोई खास बदलाव नहीं है, बस यही है कि हफ्ते में जो 1 दिन परचून की दुकानें खुलती थी वो हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी। बिल्कुल जितेंद्र, इससे जाहिर तौर पर दुकानदारों में खुशी तो होगी, क्योंकि 1 दिन को लेकर अब 2 दिन हुआ है और जैसे जैसे स्थिति में सुधार होगा, बेहतर होगी स्थिति, वैसे वैसे और छूट भी दी जाएगी। जी, जरूरी है। वो उत्तराखंड सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है, भले ही वो अनौपचारिक घोषणा हो, लेकिन स्पष्ट किया था कि जिस दिन उत्तराखंड में 3 डिजिट में प्रदेश में संक्रमितों के मामले आएंगे उस दिन से प्रदेश में छूट देनी शुरू कर दी जाएगी। और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि 1200-1300 अभी आंकड़ा पहुंचा है संक्रमितों का उत्तराखंड में। तो सरकार भी कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की कोशिश कर रही है और जिस दिन ये आंकड़ा 1000 से नीचे आ जाएगा और संभवतः उस दिन कुछ और ढील भी सरकार देने शुरू कर देगी। बिल्कुल जितेंद्र, इस बीच कई ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जो अभी भी सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस, जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों से किस तरह प्रशासन निपट रही है? जी, ये समाज है, समाज में बहुसंख्यक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और कुछ न कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, सरकार ने जो तय मानक हैं, उनके अनुरूप नहीं चलते हैं, तो उनके साथ समय समय पर सख्ती भी की जाती है। और उत्तराखंड पुलिस लगातार जो है इस पर नजर बनाए हुए है। चाहे बिना मास्क के जो लोग चल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, काफी भारी भरकम चालान उनसे वसूला जा रहा है। बेवजह जो सड़कों पे घूम रहे हैं उन पे सख्ती भी की जा रही है। कुछ लोगों को जो मोबाइल वैन है पुलिस की, उसमें बिठाकर थाने ले जाया जा रहा है, उनकी चालान की प्रक्रिया करने के बाद। बिल्कुल जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि देहरादून में कोरोना के मामलों में अब गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के मामलों में 1226 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 32 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही प्रदेश में कोरोना के 30,357 मामले सामने आए हैं। तो आपको बता दें कि देखिए अब गिरावट कोरोना के मामलों में देहरादून के अंदर देखी जा रही है और इस बीच 1226 नए मामले 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 32 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही प्रदेश में कोरोना के 30,357 मामले जो हैं सामने आए हैं। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में कोरोना से कई मौतें हुई हैं, लेकिन इस बीच अब हालात सुधर रहे हैं। जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। जितेंद्र,
कोरोना के मामलों में अब कुछ कमी देहरादून के अंदर देखी जा रही है, इसे राहत भरी खबर कहा जा सकता है। हाँ जी, अगर देखें मीनाक्षी तो ये देहरादून ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है। और पूरे प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो काफी गिरने की स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं और आए दिन जो है बढ़ोतरी न होने के बजाय जो संक्रमितों के आंकड़े हैं उनमें रोज की रोज कमी मिलती नजर आ रही है। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है वो काफी ऊपर अभी भी है औसतन, और पिछले 24 घंटों में अगर 32 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना के चलते, तो ये बहुत बड़ा एक दुखद समाचार भी है और काफी बड़ा आंकड़ा भी है। हालांकि संक्रमितों की जो संख्या है मात्र प्रदेश में 1226 नए मामले आए हैं और मुझे लगता है कि ये मामले दिनों दिन घटते ही जाएंगे। 24 घंटे पिछले 24 घंटे की ये रिपोर्ट होती है। एक्टिव केसों की संख्या भी घटकर अब 30,357 पूरे बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, एक्टिव केसेस अब घट रहे हैं लेकिन मौतों का आंकड़ा बरकरार है। ऐसे में जरूरी यही है कि सरकार जो गाइडलाइंस जारी कर रही है उसका पालन सख्ती से किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर टिहरी से है, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत जिला अस्पताल बौराड़ी पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर कई जिला अस्पताल बौराड़ी पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत और निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का जायजा इस दौरान उन्होंने लिया है। और ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं टिहरी से, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत जिला बौराड़ी पहुंचे आईसीयू, जहां पर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। साथ ही सीएम ने ऑक्सीजन प्लांट 1 हफ्ते के अंदर तैयार करने की बात कही है। सीएम ने मरीजों से मिलकर उनका हालचाल भी इस दौरान जाना है और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं वहीं से टिहरी से, जहां तीरथ सिंह रावत ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और निर्देश दिए गए हैं कि अगले 1 हफ्ते के अंदर काम को पूरा कर लिया जाए। इस दौरान वहां जो पेशेंट मौजूद थे, जो मरीज मौजूद थे, उनसे भी बातचीत करके उनका भी हालचाल जाना है। तो आप तस्वीरें टिहरी से देख रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हालात का जायजा लेने पहुंचे, देखने पहुंचे। जो काम ऑक्सीजन प्लांट को लेकर चल रहा था वो कहां तक पहुंचा है और कितनी जल्दी इसे पूरा किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर इसे पूरा किया जाए और ऐसे में वहां मौजूद जो पेशेंट्स थे, जो मरीज थे, उनसे भी बातचीत करके उनका हालचाल जाना है। ये तस्वीरें आप टिहरी से देख रहे हैं, जहां तीरथ सिंह रावत ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पहलवान सुशील कुमार को हरिद्वार क्राइम ब्रांच की टीम लेकर पहुंची है। आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, पहलवान सुशील कुमार को हरिद्वार लेकर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच चुकी है। पिछले कई दिनों से केस चल रहा है, इसमें नए मोड़ आ रहे हैं। इस बीच अब सुशील कुमार को हरिद्वार क्राइम ब्रांच लेकर पहुंची है। सुशील कुमार की कुछ बड़े संतों ने छुपने में मदद की थी और इसी के जांच पड़ताल के लिए हरिद्वार लेकर पहुंचा है सुशील कुमार को। पुलिस की टीम में लेकर पहुंची है और वहां पर जांच किया जाएगा कि किस तरह से किन किन लोगों ने छुपने में मदद की पिछले कुछ दिनों में सुशील कुमार की। क्योंकि देखिए, हत्या की घटना के बाद से लगातार पुलिस सुशील कुमार को ढूंढ रही थी और उसके बाद और पहलवान सुशील कुमार को लेकर हरिद्वार पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुशील कुमार की कुछ बड़े संतों ने छुपने में मदद की थी, इस तरह की जानकारी पुलिस को मिली है, जिसके बाद अब पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार को हरिद्वार लेकर पहुंची है इस बात की जांच करने के लिए कि आखिर किन किन लोगों ने सुशील कुमार की घटना के बाद से अब तक छुपने में मदद की। और ऐसे में सभी लोगों को ढूंढा जाएगा, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लगातार उन तमाम लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने सुशील कुमार की छुपने में मदद की। क्योंकि देखिए, घटना के दिन के बाद से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम ढूंढ रही थी सुशील कुमार को और अब जाकर जब सुशील कुमार पकड़ में आए, उसके बाद उनसे पूछताछ हुई, कोर्ट के सामने उनको पेश किया गया और अब उन्हें हरिद्वार लेकर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है, जहां ये जांच की जाएगी कि आखिर किन किन लोगों ने उनकी छुपने में मदद की। क्योंकि इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि कुछ संतों ने उनके छुपने में मदद की है।
तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सुशील कुमार को क्राइम ब्रांच की टीम हरिद्वार लेकर पहुंची है और ये जांच किया जाएगा कि किस तरह किन किन लोगों ने उनकी छुपने में मदद की, कौन कौन थे वो लोग, क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि कई बड़े संतों ने पहलवान सुशील कुमार की छुपने में मदद की थी घटना के बाद से। संवाददाता नरेश तोमर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। नरेश, बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां सुशील कुमार को क्राइम ब्रांच की टीम हरिद्वार लेकर पहुंची है, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए मीनाक्षी, जिस तरह से इतना बड़ा मामला है और लगातार जो है सुशील से अभी तक जो है पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पाई है कि किस तरह से उन्होंने घटना अंजाम दिया था। वहीं सुशील कुमार को दिल्ली से क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार तो कर लिया गया है, अगर अभी तक सुशील कुमार दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने सही से बयान नहीं दे पा रहे हैं और न ही अभी तक दिल्ली क्राइम ब्रांच सुशील कुमार का मोबाइल ही बरामद कर सकी है। इसी को लेकर सुशील कुमार को हरिद्वार लाया गया है। सुशील कुमार का मोबाइल बरामद होने के बाद कई बड़े राज भी खुल सकते हैं। इसी तरह दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार को हरिद्वार लेकर पहुंची है। वहीं हमने अगर लोकल पुलिस से भी इस मामले में संज्ञान मिलेगा चाहा, लेकिन वो भी कुछ भी करने से फिलहाल कतराती हुई नजर आ रही है। जी मीनाक्षी जी, नरेश, कहा यह जा रहा है कि कुछ बड़े संतों में छुपने में मदद की है सुशील कुमार की। ऐसे में क्या किसी संत, किसी बड़े मशहूर संत का नाम भी सामने आ रहा है? इस बारे में भी कोई जानकारी मिल रही है क्या? निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल जो है सुशील कुमार एक अपने में ब्रांड है और एम्बेसडर है और जिस तरह से बड़े संत का नाम संज्ञान में आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार के तार उससे जुड़े हुए थे, उसी को लेकर दिल्ली क्राइम ब्रांच हरिद्वार पहुंची, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संबंध है और संबंध इतने गहरे हैं जिसके कारण क्राइम ब्रांच यहाँ पहुंची है। अब देखना यह होगा कि बड़े संत का नाम कितनी जल्दी सामने उभर कर आता है। जी बिल्कुल नरेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां सुशील कुमार को, पहलवान सुशील कुमार को हरिद्वार लेकर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है, जहां ये जांच की जाएगी, क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि कई बड़े संतों ने, और ये बताया जा रहा है कि सुशील कुमार के मोबाइल फोन से भी इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि कई बड़े संतों ने उनकी छुपने में मदद की है, और इसी की जांच पड़ताल के लिए हरिद्वार क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार को लेकर पहुंची है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉली शर्मा निजी दौरे पर मसूरी पहुंची, जहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने योगी सरकार और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने मात्र बंगाल चुनाव को जीतने के लिए पूरे देश को कोरोना संक्रमण की आग में झोंक दिया, जिससे पूरा देश त्राही त्राही मच रहा है और हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो रही है। साथ ही बाबा रामदेव की एलोपैथिक डॉक्टरों के प्रति अभद्र टिप्पणी को भी शर्मनाक बताते हुए कहा है कि देश के डॉक्टर अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचा रहे हैं। कई डॉक्टरों ने अपनी जान तक गंवा दी है, लेकिन बीजेपी के साथी रामदेव का साथ दे रही है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने देश को कोरोना की आग में झोंका, इस तरह की बात कांग्रेस नेता की ओर से यहां पर कहे गए हैं। साथ ही बाबा रामदेव को लेकर भी टिप्पणी की गई है और कहा है कि जिस तरह से एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टर्स के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह की टिप्पणी बाबा रामदेव कर रहे हैं, यह भी शर्मनाक है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता की ओर से ये बड़े बयान दिए गए हैं और बीजेपी पर निशाना साधा गया है, जहां उन्होंने कहा है कि लगातार मामले बढ़ रहे थे, इस बीच भी बीजेपी की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। बीजेपी ने कोरोना की आग में देश को झोंक दिया, जिसके कारण बड़ी संख्या में देश में मौतें हुई। अतुल गर्ग जी फोन बंद करके बैठ गए। इनके अपने बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने 108 फोन इन लोगों को किए, इन्होंने किसी के फोन नहीं उठाए। उनके इलाज कांग्रेस पार्टी ने कराए, उनके इलाज ऐसे सोशल वर्कर्स ने कराए हैं। बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर कांग्रेस पार्टी का लेकर नेशनल लीडरशिप से छोटे कार्यकर्ता तक, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने दिन रात एक किया। जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी के पास कहीं से भी ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मदद के लिए मैसेज आए, कांग्रेस पार्टी ने मजबूत विपक्ष की तरह सरकार में ना रहते हुए भी सरकार का काम किया है। फ्री रहकर भी आज भी विपक्ष की भूमिका निभाती है, लेकिन कांग्रेस सरकार में ना रहते हुए भी सरकार का फर्ज निभा रही है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल में लोग अब अपने घरों को पलायन कर रहे हैं और ऐसे में कलजी खाल के गांव में अपने घरों को वापस आए लोगों से मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए गढ़वाल के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का जोरदार स्वागत भी किया। साथ ही गांव में पहुंचते ही जिलाधिकारी ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और सावधानियां बरतने के लिए भी निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि पौड़ी कलजीखाला गांव जिलाधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने जो लोग पलायन करके बाहर से गांव में आए हैं उनसे बातचीत करके उनके हालचाल को जाना है। गांव में हम लोग आए हैं आज। ग्राम सभा तुनेल का हिस्सा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है परिवार से बात भी किया है। परिवार तीनों भाई हैं और तीनों भाई आज ग्राम पंचायत में वापस आ गए हैं। उनका अन्य परिवार दिल्ली में निवासरत है और इनकी भविष्य में गाँव में ही बसने की मंशा है। उसको देखते हुए जो भी स्वरोजगार की गतिविधियां हम लोग गांव में संचालित करते हैं उसकी मदद किया जाएगा। साथ साथ में सिंचाई की गुल जो यहाँ पे एक खेत कृषि कार्य का साधन था वो भी वर्तमान में बाधित हो रखा है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। साथ साथ में ग्राम पंचायत के माध्यम से और भी शिकायतें या सुझाव समस्याओं की जानकारी प्राप्त हुआ है। प्रमुखता से ग्राम पंचायत भवन ग्राम पंचायत में नहीं होना, तो उसके लिए भी हम प्रस्ताव बना के शीघ्रता से कार्रवाई करेंगे। तो आपको बता दें कि जिलाधिकारी गांव पहुंचे और बातचीत की, लोगों से उनका हालचाल जाना। ऐसे लोग जो अब बाहर से पलायन करके यहाँ पहुंच रहे हैं, कलजीखाल गांव में जिलाधिकारी पहुंचकर लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और कोरोना के बीच किस तरह से तमाम नियमों का पालन करना है उसकी जानकारी भी दी। साथ ही आगे किस तरह अब सरकार प्रशासन मिलकर उनके आजीविका के लिए मदद करेगी, इस बारे में भी उनसे बातचीत यहाँ पर डीएम ने की है। भगवान सिंह हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि डीएम गांव पहुंचे ऐसे लोगों से बातचीत करने जो पलायन करके वहां पहुंचे हैं, ऐसे में क्या कुछ बातचीत इस दौरान डीएम और गांव के लोगों में हुई? बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं, पौड़ी जनपद के जिलाधिकारी विजय जोगदंडे की जो कि यहाँ के जिलाधिकारी है और इससे पहले यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी रह चुके हैं और कलजीखाल ब्लॉक के एक सबसे जो टॉप का जो ब्लॉक माना जाता है हमारा कलजीखाल ब्लॉक जनपद पौड़ी का, तो वहाँ पे जो कोविड के दौरान यहाँ पे लोग जो घर वापसी आए हैं, तो उन लोगों से वापसी आए तो वहाँ पे जिलाधिकारी महोदय ने सरकार के तमाम दवाएं, मास्क, वासन के जिसने कोविड के किया है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण की बात मैं बता दूं मीनाक्षी, जिस तरह से जिलाधिकारी विजय जोगदंडे की सबसे महत्वपूर्ण सराहनीय की कार्य है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें पोखरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चलें कि पुलिस की टीम पर पथराव करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। देवस्थान के गोंदी बैंड हो रहे अतिक्रमण को हटाने के दौरान नखोलियाना के ग्रामीणों की ओर से पुलिस, राजस्व और नगर पंचायत की टीम पर पथराव किया गया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसके बाद 10 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। ये बड़ी खबर हम आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस पर पथराव करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। चमोली पुलिस की बड़ी सफलता है ये, जहां पुलिस पर पथराव करने वालों को पकड़ लिया गया है। प्रशासन, नगर पंचायत के रूप से संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था, जिसमें पुलिस फोर्स की मांग किए जाने पर पुलिस फोर्स उपलब्ध कराया गया और जो अवैध अतिक्रमणकारी है, जो शायद की कार्रवाई की जा रही है, उसके दौरान उनके द्वारा जो भी टीम वहाँ पर पुलिस की, तहसील प्रशासन की और नगर पंचायत की, उस पर पथराव किया गया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी और 6 नगर पंचायत के कर्मचारी घायल हुए और मौके पे एसआई वैभव गुप्ता थे, उनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें 10 लोग नामजद और 30 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें आज 3 महिलाओं को 41,000 का नोटिस देकर छोड़ा गया। टिहरी में गांव में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रवासियों के लौटने पर क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर की कमी के चलते अब ग्रामीण खुद आगे आए हैं। जी हां, थान गांव के ग्रामीणों ने अपने संसाधनों से स्कूल और पंचायत भवन में क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर बनाने की पहल की है, जिसे देखकर अब आसपास के गांव भी अपने यहां सेंटर बनाने लगे हैं, जो कि काबिले तारीफ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ग्रामीणों ने मिलकर अपने यहां आइसोलेशन सेंटर बनाया है। जो प्रशासन की ओर से काम नहीं किया गया, तो गांव वाले खुद आगे आए और खुद अपने लिए, अपने गांव वासियों के लिए
आइसोलेशन सेंटर अपने गांव के अंदर ही बनाया, जिससे कि कोरोना से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसे वहां पर आइसोलेट किया जा सके, उसका बेहतर इलाज उपचार किया जा सके। और ये गांव में बनाए गए ग्रामवासियों द्वारा जो आइसोलेशन सेंटर है, आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं, किस तरह वहां तमाम व्यवस्था की गई है। गांव के ही एक विद्यालय के अंदर ये पूरी व्यवस्था की गई है, जिससे कि गांव के अंदर कोई कोरोना से अगर पीड़ित होता है तो उसे सही उपचार इलाज दिया जा सके। और ऐसे में अब टिहरी में इस आइसोलेशन सेंटर को देखकर और भी लोग ऐसी तस्वीरें बनाने लगे हैं। हम गांव को कैसे सशक्त करें इस बीमारी से लड़ने के लिए, गांव के जो संसाधन हैं उनको जोड़ करके हम गांव में क्या व्यवस्था बना सकते हैं कि जो हमारे गांव में इस बीमारी का कम से कम प्रभाव रहे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। तो इसके लिए गांव के अंदर एक जो है समूह युवाओं का बना है और उसी के माध्यम से यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। और उसमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, संसाधन हैं, वो माननीय प्रमुख जी के माध्यम से, कुछ पंचायतों के माध्यम से और कुछ यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है उनके सहयोग से हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने एक तैयारी के रूप में इसको ले रहे हैं और जिस प्रकार से कोरोना से इस दूसरी वेव में पूरे प्रदेश और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने जो जंग लड़ी है, उसको देखते हुए हम सब लोगों ने एक निश्चय किया कि किस प्रकार से हम ग्राम पंचायत और सामुदायिक और सरकार के जो कोशिशें हैं उनको मिश्रित करके अपने ग्राम पंचायतों को कोरोना से किस प्रकार से मुक्त रख सकते हैं। इसके लिए हमने ग्राम पंचायत स्तर पर आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेंटरों को बनाने की कोशिश की, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो निश्चित रूप से उनको क्वारंटाइन सेंटरों, आइसोलेशन सेंटरों में रखा जाए, जिससे कि उसके परिवार को के लोगों को भी और ग्राम पंचायत के लोगों को भी बचाया जा सके। चलिए अब खबरों में बात कर लेंगे रुड़की की, जहां पश्चिमी अंबर तालाब मोहल्ले में नल से लगातार गंदा पानी आने के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसे में यहां के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम को शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं की गई। तो आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रुड़की की, जहां पर गंदे पानी की वजह से गाँव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं है, कोई प्रशासन की ओर से कोई आकर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, व्यवस्था को दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। और ऐसे में आप गांव वासियों को इस गंदे पानी से ही अपना गुजर बसर करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी है, इसे किसी भी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। और गाँव वासियों का कहना है कि प्रशासन से शिकायत भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद कोई आकर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, कार्रवाई या सुनवाई करने को तैयार नहीं है। और हमारे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में सभी घरों में लगभग 15 दिन से ऊपर हो गए हैं गंदा पानी आ रहा है। ये देखिए कितना गंदा पानी है। हमने कई बार नगर निगम के अधिकारियों से और उत्तराखंड जल संस्थान के जेई हिमांशु त्यागी से कई बार शिकायत की है, लेकिन इस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जल निगम के ठेकेदार से भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन पानी की क्वालिटी में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। गंदा पानी पीने को मजबूर है। ये पानी देखिएगा कितना गंदा है, ना नहाने लायक है, ना कपड़े धोने लायक है, पीने की तो बात ही मत कीजिएगा। इसलिए हमारा सभी से अनुरोध है कि इस विषय में उचित कार्रवाई करके हमारी समस्या का समाधान किया जाए। और पूरे पश्चिमी बदलाव के ये जो है ना पंडित की चक्की वाले मोहल्ले में मथुरा विहार के अंदर आधे इलाके में गंदा पानी आ रहा है। जहाँ से भी टंकी का पानी आ रहा है, सारा गंदा पानी आ रहा है। हमने नगर निगम में, जल विभाग में दोनों जगह शिकायतें भी कर दी, अपनी परेशानी बताई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई भी इस समस्या को दूर करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पूरे शहर के अंदर इस टाइम कोरोना महामारी चल रही है, टाइफाइड चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, दुनिया भर की बीमारियां चल रही हैं। उसके बावजूद भी कोई देखभाल नहीं हो रही है, बिल्कुल अनदेखा करा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा मोहल्ला परेशान है। आसपास कोई हैंडपंप भी नहीं है कि जो मजबूरी में उसका इस्तेमाल करा जा सके, उसका पानी दिया जा सकता है। इस मजबूरी का कोई ना कोई जल्द से जल्द ऐसा समाधान हो जो लोग बाग इस बीमारी से बचें और इस गंदे पानी से अपनी जान बचा सके। तो इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।